नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप मन लगाकर और अपना 100% एफर्ट से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। एक फुली स्ट्रैटेजी और फुल एनालाइज कर ये वीडियो आपके सामने आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इस चैनल पर एक ऑथेंटिक न्यूज़ हमेशा मिलेगी। कोई भी फेक न्यूज़ यहाँ पर शेयर नहीं होगी। और जो भी न्यूज़ हम आपको देंगे, जिस भी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, वो केवल आपके प्रॉफिट के लिए होगी। उसमें कोई भी फेक नहीं होगा और आप इस चैनल पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात करेंगे। एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, और जो वैकेंसी है वो है एसएससी स्टेनोग्राफ़र की। तो स्टेनोग्राफ़र की जो पोस्ट होती है उसके लिए शॉर्ट हैंड की आवश्यकता होती है। मतलब शॉर्ट हैंड एक स्किल है जो आपको सीखनी पड़ती है, क्योंकि स्किल टेस्ट होता है एग्ज़ाम के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नोटिफिकेशन जो आया है उसको पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले यह बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि हम इसमें किन किन बातों पर विशेष ध्यान देंगे वो पहले आप सुन लीजिए। पहला हम नोटिफिकेशन को कंप्लीट पढ़ेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, और सारी इम्पोर्टेंट बात जो नोटिफिकेशन में दी गई है वो एक कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। तो टाइम लगेगा इसमें भी। फिर दूसरी बात हम जो करेंगे वो करेंगे कि इस जो एसएससी स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी है उसकी प्रीवियस जो कट ऑफ्स हैं वो कितनी रही हैं, प्री की कितनी रही हैं, फाइनल कट ऑफ कितनी गई हैं, प्री के बाद जो कट ऑफ है स्किल टेस्ट जो होता है उसके बाद कितनी बढ़ी हैं, उस पर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर वैकेंसीज़ कितनी रही हैं प्रीवियस ईयर्स में, और वैकेंसीज़ कितनी इस बार आने की उम्मीद है उस पर भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जो टाइम टेकन होता है, मतलब कि इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस में जिस दिन फॉर्म आते हैं और जिस दिन फाइनल वैकेंसी कंप्लीट होती है, फाइनल रिज़ल्ट आता है, उसमें कितना टाइम लग सकता है। 2022 की जो वैकेंसी आई है इसमें कितना टाइम लग सकता है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो प्रीवियस इसकी वैकेंसीज़ आई थी उनमें कंप्लीट होने में, पूरे प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा है। तो उसी हिसाब से आप अपना टारगेट बनाते हैं। तो एक पूरी कंप्लीट नॉलेज हमें होनी ज़रूरी है, तभी हम एक अपना एम बना पाते हैं और टारगेट सेट कर पाते हैं कि मुझे ये जो जॉब है ये लेनी है। तो उसके बारे में हमें कंप्लीट डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले नोटिफिकेशंस को जो है नोटिफिकेशन उसको कंप्लीट डिटेल से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहली जो बात है वो 20 अगस्त से और 5 सितंबर तक आप जो इसके फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और नवंबर 2022 में इसका एग्ज़ाम होगा। अप्रोक्स लगा लीजिए आप कि 15 नवंबर के आसपास आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो इसकी जो टाइम बचा हुआ है वो 3 मंथ के लगभग, 3 महीने से भी कम टाइम आपके पास है। फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलकर हमें पता चलता है ये वैकेंसीज़ जो ESM की वैकेंसी हैं, मतलब कि इकोनॉमिक वो एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसीज़ हैं, ये पॉइंट आप देख लीजिए। और वैकेंसीज फॉर ESM आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप C पोस्ट एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। मतलब कि जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी हैं वो ग्रुप D में कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एक्स सर्विसमैन वाले केवल ग्रुप C में एलिजिबल होंगे, नहीं तो वो ग्रुप D में, जनरल में अगर उनकी एज है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड D इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वैकेंसी आई हैं। ग्रुप D की भी वैकेंसी है, ग्रुप C की भी वैकेंसी है। तो ग्रुप D की जो वैकेंसी हैं उसमें केवल मेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, मतलब वही उसमें जॉब ले सकते हैं। फीमेल की उसमें वैकेंसी नहीं निकली है। और नेशनलिटी तो आप जानते होंगे कि इंडिया का होना ज़रूरी है, और ये आपको शायद पता ही होगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एज लिमिट है। तो एज लिमिट जो है वो आपको देख लेते हैं कि जो मेन चीज़ है, मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ। जो 2/1/1992 से अगर आप ग्रुप C के लिए जो एलिजिबल हैं वो कौन है, जनरल के लिए 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए।
और जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी वो 2/1/1992 से और 1/1/2014, 2004, 1/1/2004 मतलब कि 2 जनवरी 1992 के बाद और 1 जनवरी 2004 से पहले अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इस बीच में पड़ती है तो आप इस ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ग्रुप डी की पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है? 2 जनवरी 1995 से बाद के और 1 जनवरी 2004 से पहले के अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में पड़ती है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ये जनरल वालों के लिए है। अब देख लेते हैं कि रिलैक्सेशन कितना है। आपको पता है कि ग्रुप डी की जो पोस्ट है उसमें 18 से 27 साल तक भर सकते हैं और ग्रुप सी में 18 से 30 साल तक भर सकते हैं। तो SC/ST के लिए रिलैक्सेशन है वो 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का, PWD OBC के लिए 13 साल का। मतलब PWD में भी कैटेगरीज़ हैं, जैसे जनरल PWD अगर जनरल वाला है तो उसके लिए 10 साल का होगा, OBC वाला है तो उसके लिए 13 साल का होगा और PWD अगर SC/ST है तो 15 साल का। EWS के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलने पर आपको देखने को मिलेगा कि डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। मतलब कि जो आप फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ भरेंगे वो डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की जो मार्कशीट है उससे मैच होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो बताया मैंने आपको। और आगे यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अब चलते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो आपके SC/ST OBC और EWS के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो ये लाइन मैं पढ़ूँगा, ये लाइन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है आपके सर्टिफिकेट्स के लिए। क्या है? क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC/ST OBC EWS PWD ETC और एनी अदर बेनिफिट फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि जो आपका ये सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको जिस दिन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है जो है 5 सितंबर 2022, तो उससे पहले के जो सर्टिफिकेट्स आपका वो अलाउ होगा। अगर आपने उसके फॉर्म भरने आपने सोचा है कि फ़ॉर्म तो मैं भर देता हूँ और उसमें आपने मान लिया OBC डाल दिया फॉर्म में और आपका 5 तारीख से पहले वो सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो जब आप एग्ज़ाम अगर आपने पास कर लिया और DV के लिए जाओगे तो आपको रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा होगा वहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, फिर आप जनरल एज ए जनरल कैंडिडेट वहाँ पे जाएंगे। अगर आपके जनरल में मार्क्स होंगे तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। रिलैक्सेशन से आप बाहर हो जाओगे, रिजर्वेशन से आप बाहर हो जाओगे। तो अब चलते हैं हम आगे। तो आगे इस पेज पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है देख लीजिए आप। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th ज़रूरी है इसके लिए और 12th जो होनी चाहिए वो 5 सितंबर 2022 से पहले अगर आपने की हुई है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आपको फ़ीस के बारे में दिया गया है और फ़ीस है 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस है। और फिर आगे चलते हैं। आगे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको नोटिफिकेशन में बता दिया है। अब देखते हैं एग्ज़ामिनेशन जो कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जनरल जो इंटेलिजेंस है मतलब कि रीजनिंग है उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आते हैं। मतलब 50 क्वेश्चंस आपको 50 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। GS के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो
इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। आपके पास टाइम जो रहता है वो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम दिया गया है, 2 hours and 40 minutes फॉर द एग्ज़ाम। मतलब कि 2 घंटे 40 मिनट आपको इस एग्ज़ाम के लिए टाइम दिया गया है, जिसमें आपके सामने 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, 50 क्वेश्चंस जीएस के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, आप समझ ही गए होंगे कि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश का वेटेज आप देख सकते हैं कि हाफ जो है वो इंग्लिश का, अकेली इंग्लिश का वेटेज है। तो अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो इंग्लिश तो आपको मस्ट है, इनकी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं जो इस पॉइंट की, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों ये जो है ना, ये अगर आप स्टेनो को एम बनाकर एक तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए कि आपको सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, मतलब माउथ से रटा होना चाहिए। अगर कोई लिखा हुआ होना चाहिए, और लिखने के बाद भी आपको रटा हुआ होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन में सिलेबस क्या दिया गया है। तो आप इसको रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश के सिलेबस को नोटिफिकेशन से ज़रूर पढ़ें। नोटिफिकेशन आपको हम टेलीग्राम के ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दिया है। इसको एक पेज पर ज़रूर लिखें अपनी कॉपी में, और उसे डेली देखें कि इस और उसी के हिसाब से उसको गो थ्रू होकर उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करें। उसके बाद स्किल टेस्ट की बात आती है, तो आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन में कि 100 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए ग्रुप सी के लिए, 80 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए ग्रुप डी के लिए। स्पीड जो होती है वो स्टेनो की, जो इस शॉर्ट हैंड की स्पीड होती है वो 100 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको ग्रुप सी के लिए, और 80 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको ग्रुप डी के लिए। तो ये आप देख लीजिए। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे लग नहीं रहा कि आगे कुछ बचा हुआ है। हाँ, ये देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जो कंप्यूटर टेस्ट होगा वो यूआर का 30% होगा, मतलब कि 30% मार्क्स चाहिए आपको यूआर के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% चाहिए, और एससी एसटी के लिए आपको चाहिए 20% मार्क्स। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम जो चलते हैं वो चलते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है वो कितनी रही थी। मतलब कि प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ है एसएससी स्टेनो की, वो प्री में कितनी रही थी और फाइनल में कितनी रही थी, कितने मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, और प्री एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे अंदाज़ा लग जाएगा आपको। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि पहले इसकी कट ऑफ कितनी रही थी। तो हम बात करते हैं 2018 की वैकेंसी की। तो 2018 की जो वैकेंसी का प्री का रिज़ल्ट आया था, उसमें जो कट ऑफ रही थी वो आप देख सकते हैं कि यूआर की जो कट ऑफ है, आप देख सकते हैं यूआर की कट ऑफ 138, ओबीसी कट ऑफ 133, एससी की कट ऑफ 119, एसटी की कट ऑफ 105। मतलब कि यूआर की कट ऑफ 138, ओबीसी कट ऑफ 133, एससी की कट ऑफ 119, एसटी की कट ऑफ 105। जो प्री के बाद 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है उसकी कट ऑफ है ये। और ईडब्ल्यूएस की इसमें वैकेंसीज़ नहीं थी। अब हम इसकी ग्रुप डी की बात करते हैं। तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी, जो ग्रुप डी की जो कट ऑफ गई थी 2018 में प्री की, वो देख लेते हैं। 134 जो गई थी वो यूआर की गई थी, 130 ओबीसी की, एससी की 113, एसटी की 97। और हम अब इनकी जो 2018 की आपको फाइनल कट ऑफ बताएंगे।
2018 की फाइनल कट ऑफ आप देख सकते हैं। और अब हम ये मतलब मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ही इसमें दिखा नहीं रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इंक्रीज़ हुई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यूआर की ग्रुप सी की जो कट ऑफ गई थी वो 138 गई थी, और जो यूआर की फाइनल कट ऑफ गई थी 2018 में, वो ग्रुप सी की जो गई थी 149 गई थी। मतलब कि 11 नंबर का इंक्रीज़ इसमें हुआ था। ओबीसी की 133 गई थी प्री में, और ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 141 गई थी। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि 8 नंबर का लगभग इंक्रीज़ हुआ था। एससी की 119 गई थी, 119 गई थी, और एससी की जो उसमें गई थी वो 134 गई थी। एससी की कट ऑफ काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी 2018 में। एसटी की 105 गई थी, और एसटी की उसमें 110, मतलब कि 5 ही नंबर का इंक्रीज़ देखने को मिला था। अब ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप डी की जो यूआर की कट ऑफ थी वो 134 थी, और 134 के बाद जो बढ़ी थी 2018 में, जो फाइनल कट ऑफ आई थी ग्रुप डी की, जो ग्रेड डी है, 134 से 139 हुई थी, 5 नंबर बढ़े थे। ओबीसी की 130 से नहीं, यूआर की 134 से 144 हुई थी, मतलब 11 नंबर बढ़े थे। ओबीसी की 130 से 139, इसमें भी 9 नंबर बढ़े थे। और एससी की 113 से 132 गई थी, तो इसमें लगभग 19 नंबर इंक्रीज़ हुए थे। एसटी की 97 से 111 गई थी, तो इसमें लगभग 14 नंबर इंक्रीज़ हुए थे। अब बात करते हैं हम, अब चलते हैं आगे और 2019 पर आते हैं। तो 2019 जो कट ऑफ हैं वो आपको आपके सामने ये रही। अब हम 2019 की जो कट ऑफ थी उसकी बात कर लेते हैं। तो एससी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 138, मतलब पहले यूआर की देखते हैं। यूआर की 153, ईडब्ल्यूएस की 149, ओबीसी की 152, एसटी की 130 और एसटी की 138। तो काफ़ी हाई कट ऑफ ये ग्रुप सी की है, मतलब 2018 की तुलना में देखें तो काफ़ी ज़्यादा गई थी। अब बात कर लेते हैं हम कि फाइनल कट ऑफ इनकी कितनी गई थी 2019 में ग्रुप सी की। अब हम यूआर की बात करें तो 153 से बढ़कर ये 165 हो गई थी। 165 हो गई थी 153 से बढ़कर, मतलब कि पूरे 12 नंबर का इंक्रीज़ हुआ था। ओबीसी की बात करें तो 152 से बढ़कर 168 हो गई थी बाद में। मतलब कि ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ थी वो यूआर से भी ज़्यादा गई थी। यूआर की 165 गई थी, ओबीसी की 168 गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 149 से बढ़कर ईडब्ल्यूएस की जो 149 से बढ़कर जो ग्रुप सी की थी वो 159 159, मतलब कि पूरे 10 नंबरों का लगभग इंक्रीज़ हुआ था। फिर एससी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ थी वो 138 थी पहले, उसके बाद एससी की कट ऑफ ग्रुप सी के लिए 158 हो गई थी, मतलब कि 20 नंबर बढ़े थे पूरे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ में इंक्रीज़ होता है। लोग कहते हैं कि पेपर के बाद स्किल टेस्ट की वैकेंसीज़ खाली चली जाती हैं, कट ऑफ नहीं बढ़ती। ये सब भ्रम है, कट ऑफ बढ़ती है। इसलिए आपको प्री की जो कट ऑफ है उससे लगभग 20-25 नंबर आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे, तभी आप श्योर मान सकते हैं अपने आप को कैटेगरी से, ग्रेड के हिसाब से। मतलब जो जिस ग्रेड की वैकेंसी कही है उस ग्रेड की वैकेंसी से आप 20-25 नंबर अपने ज़्यादा लाएं, तभी आप श्योर मान सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं 2020 की। तो 2020 की बात कर लेते हैं। तो प्री की जो कट ऑफ 2020 की नहीं, अभी 2019 में ही ग्रुप डी की रह रही हैं, ग्रेड डी की। जो ग्रेड डी की हैं वो आप देख सकते हैं
कि जो यूआर की जो कट ऑफ है वो 134 गई थी। और इसी में ग्रेड डी में आप देख सकते हैं, पहली ग्रेड डी में नहीं, ग्रेड सी की जो यूआर की कट ऑफ थी 153 और ग्रेड डी की यूआर की कट ऑफ कितनी है 134। तो कितना अंतर है, मतलब कि पूरे 19 नंबरों का आपको अंतर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है ग्रेड सी में और ग्रेड डी में। अब बात करते हैं ओबीसी की 133 गई थी। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी और जनरल में तो आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र ही नहीं आएगा, 1 नंबर का फ़र्क है। ईडब्ल्यूएस की 122 गई थी और एससी की 120, एसटी की 96। तो ये कट ऑफ हैं। अब हम इसकी फ़ाइनल कट ऑफ देख लेते हैं कि 2019 में ग्रुप डी की फ़ाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। तो 2019 में 151 मार्क्स जो गई थी वो यूआर की गई थी। मतलब कि आप लगा सकते हैं कि जितनी कट ऑफ ग्रुप सी की प्री में गई थी उसके लगभग मार्क्स आपको लाने चाहिए अगर आपको ग्रुप डी की पोस्ट लेनी है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो गई थी वो 2019 में ग्रुप डी के लिए 144 गई थी। तो देख सकते हैं कितने मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, 122 से सीधा 144। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, चलो कोई नहीं, आप देख लेना। 144 गई थी और 122 से सीधे 22 नंबर बढ़कर आपको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी। ओबीसी कट ऑफ 133 से कितनी इंक्रीज़ हुई थी, ओबीसी की 149 नंबर गई थी, 133 से 149। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला था यहाँ पर। और जो एससी की कट ऑफ थी वो 120 से सीधी 142, मतलब कि 22 नंबर इसमें भी आपको देखने को मिले थे बढ़े हुए। एसटी की कट ऑफ 96 थी पहले और फिर 122 हो गई थी, मतलब कि 26 नंबरों का आपको देख सकते हैं आप। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ये आपके काम आएगी बहुत। यूआर की कट ऑफ फाइनल कितनी गई थी, यूआर की जो कट ऑफ गई है फाइनल वो 2019 में ग्रुप डी के लिए 151 गई है। अब हम चेक करते हैं कि जो यूआर की प्री की कट ऑफ थी ग्रेड सी की वो कितनी थी 153। तो अगर आपको ग्रेड डी का एग्ज़ाम क्लियर करना है स्टेनो का, तो आपको जो कट ऑफ, अगर आपके मार्क्स ग्रेड सी की जो प्री की कट ऑफ है उससे ऊपर हैं तो आप 101% श्योर हैं। अगर आपके मार्क्स उसके आसपास है, 1-2 नंबर कम है या 3 नंबर कम है, तो भी आप सेफ़ हैं। लेकिन उससे कम है तो आप रिस्क में हो, आपका नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पेपर पास किया और आपको स्टेनो आती है तो आप भर्ती हो जाएंगे, मतलब आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में कंपटीशन का टाइम है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोनों चीज़ों में। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बिल्कुल डिटेल से बनाई है समझाने के लिए कि क्या चल रहा है और कितनी मेहनत आपको चाहिए। तो दोस्तों अब आगे जो है हम बात करेंगे 2020 की। तो 2020 में वैकेंसीज़ आपको देखने को जो मिली हैं, जो कट ऑफ गई है, अभी फाइनल इसका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो हम डिटेल वीडियो भी लाएंगे एक 2020 में। वैसे मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि फ़ाइनल कट ऑफ इसकी कितनी जाने वाली है, लगभग फाइनल कट ऑफ इसकी लगभग कितनी जाने वाली है, और अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस जो इसमें जो है वो यूआर की जो गई है वो 146 गई है, ईडब्ल्यूएस की 138 गई है प्री की ग्रुप सी के लिए, ग्रेड सी के लिए। ओबीसी की 142 गई है, एससी की 132 गई है, एसटी की 117 गई है। अब हम बात करते हैं कि इसकी फ़ाइनल कितनी जा सकती है। तो अगर मैं सभी में ही आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके लगभग, आप अगर जितनी आपके ग्रेड के
जो ग्रुप ग्रेड सी हैं उसकी कट ऑफ के अगर 20 से लेकर और 25 मार्क्स प्लस में है तो आप अपने आप को 101% सेफ महसूस कर सकते हैं, 100% आपकी जॉब लगेगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स 15 से 20 हैं तो भी आप काफ़ी हद तक सेफ हैं, मतलब 15-20 नंबर आपके ज़्यादा हैं कट ऑफ से, काफ़ी हद तक सेफ हैं। लेकिन 10 से 15 वाले लग भी सकती है जॉब, नहीं भी लग सकती, और उससे कम है तो काफ़ी कम चांस है आप अगली वैकेंसी जो 2022 की आई है उस पर ध्यान दे सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेड डी की। तो ग्रेड डी की जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, जो कट ऑफ थी प्री की कट ऑफ है वो यूआर की 131, ईडब्ल्यूएस की 83। मतलब ये काफ़ी शॉकिंग है मेरे लिए भी और सभी के लिए शॉकिंग रहा था। ओबीसी की जो है 126, एससी की 103 और एसटी की 84। तो इस ग्रुप जो ग्रेड डी की है वैकेंसीज, इसमें ठीक ठाक वैकेंसी आई हैं। हम वैकेंसी 2018, 2019, 2020 में कितनी वैकेंसीज आई थी वो भी आपको अभी इसी वीडियो में आगे बताएंगे। तो इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, अगर आपने 2020 का एग्ज़ाम दिया था और आप पास हुए हैं तो इसकी कट ऑफ आप जो ग्रेड सी की कट ऑफ है, अगर आपके 2-3 नंबर उसके आसपास हैं तो आप अपनी जॉब पक्की मानिए। अगर ग्रेड डी के ऊपर है तो ग्रेड सी के ऊपर है मार्क्स तो आपकी जॉब पक्की ही है ही, लेकिन उसके आसपास भी है तो भी आप सेफ़ ही हैं मेरे हिसाब से। बाकी हम बात करते हैं अब 2020 की भी, आपको जो प्री की कट ऑफ थी वो बता दी है। तो अब आप 2022 की कट ऑफ का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो मिनिमम 150 से ऊपर होने ही चाहिए। अगर 150 मार्क्स आपके नहीं आते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। लगभग 150 मार्क्स होने चाहिए ग्रेड डी के लिए भी। अब चलिए बात करते हैं, हम यूआर के लिए बताया था मैंने। अब बात करते हैं वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी आई थी। तो इसमें हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, जो ब्लैंक पेज होगा। अब हम इस पर बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कब कितनी आई हैं। तो दोस्तों जो 2018 में वैकेंसीज़ थी वो कितनी थी, 2018 की वैकेंसी हम बात करते हैं। तो 2018 में, अरे ये गलत लिखा गया भाई, माफ़ करना, पहली बार इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो 2018 में जो वैकेंसीज़ आपके सामने आई थी वो कितनी आई थी। 2018 में जो डी की जो वैकेंसीज़ थी वो आपको देखने को मिली थी 696, मतलब कि 696 वैकेंसी आपको ग्रेड डी की थी, और सी की 505। मतलब कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ 19 में भी नहीं आई, 20 में भी नहीं आई, और 22 में भी आने की इतनी ज़्यादा वैकेंसी ग्रेड सी की उम्मीद नहीं है। तो बात करते हैं हम, अब बात करेंगे 2019 की, कि 19 में कितनी वैकेंसीज आई थी। तो कर लेते हैं बात 19 की। 2019 डी में वैकेंसी आई थी 473 वैकेंसी। ये जो ग्रेड डी की वैकेंसीज आती हैं वो हर बार मतलब ठीक ठाक वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन सी ने चौंकाने वाले आंकड़े आए थे, चौंकाने वाली वैकेंसी आई थी केवल 26। तभी आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ाइनल कट ऑफ जो सी की गई थी ना वो यूआर की 165 गई थी, ओबीसी की 168 गई थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम यार, इससे ही मिटा लेता हूँ,
सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको। 2020 में कितनी वैकेंसीज आपके सामने आई थी। डी की जो वैकेंसी थी वो 757 थी, 757 वैकेंसी काफ़ी थी। सी की यहाँ भी कमी देखने को मिली थी, 85 वैकेंसीज। और ये आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी आई थी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वैकेंसीज़ 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है और उसमें जो वैकेंसीज़ आई हैं वो कितनी आई हैं। तो उसमें कोई भी वैकेंसीज़ आपको नहीं दी गई हैं, लेकिन हम अगली नेक्स्ट वीडियो, अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो इस की जो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो अगली नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताएंगे कि 2022 में कितनी वैकेंसीज़ आने की उम्मीद है, मतलब टोटल वैकेंसीज़ ग्रुप ग्रेड डी में कितनी रहेंगी और ग्रेड सी में कितनी रह सकती हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में, मतलब कि जिस दिन आप फॉर्म फिल करते हैं और फाइनल रिज़ल्ट तक, अभी तक 2018, 2019, 2020 में कितना टाइम लगा है। कितना टाइम, मतलब अभी तक जो वैकेंसीज आई हैं उनमें कितना कितना टाइम लगा, कब कितना टाइम, एडमिट कार्ड कब आते हैं, फॉर्म फिल होने के बाद कितना टाइम लगता है एग्ज़ाम होने में, वो आप उस बात से अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो चलिए ये भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है वो 2018 की बात करते हैं हम। तो 2018 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म आए थे वो 22 अक्टूबर 2018 में आए थे, मतलब 22 अक्टूबर में आए थे, 22/10 में। अब इसकी जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम कब हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था इसका सीबीटी एग्ज़ाम डेट 5 से 7 फरवरी 2019 को। मतलब कि टोटल जो टाइम लगा था वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉर्म फिल करने से एग्ज़ाम की डेट तो आ ही जाती है, आपका एग्ज़ाम तो पता ही होगा नवंबर में है, तो एग्ज़ाम से की तो ड्यूरेशन लगाना बेकार है। तो स्किल टेस्ट फिर इसका हुआ था 11 से 22 नवंबर 2019। तो मतलब जो स्किल टेस्ट तक का टाइम वो देख लेते हैं हम कितना लगा था। फॉर्म फिल किया आपने 22 अक्टूबर 2018 को, स्किल टेस्ट कब होता है 11 से 22 नवंबर 2019 को। कितने लग गए टाइम, लगभग 13 मंथ। तो मतलब कि आपको पूरा 1 साल मिला 2018 की वैकेंसी में, नोटिफिकेशन से स्किल टेस्ट तक 1 साल का टाइम दिया गया पूरा। स्किल टेस्ट होने के बाद आपका जो डीवी हुआ वो हुआ 2/11/2019 को। स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट जो आया वो आया 18/3/2020 को, मतलब 2020 में आता है, मार्च 2020 में। और फाइनल जो रिज़ल्ट आता है इसका, फाइनल रिज़ल्ट जो आता है वो आता है 2021, 2020 में एक बार आता है 28 नवंबर को। फिर दो फाइनल रिवाइज रिज़ल्ट, मतलब कि ज्वाइनिंग के लिए जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 1/4/2021 को। तो टोटल टाइम 22/10, 10वां महीना, मतलब 2 महीने 18 के, 19 पूरा, 20 पूरा, 24 और 2 26 महीने वे हो गए, और 4 महीने ही हो गए, मतलब टोटल टाइम 30 महीने का, 30 मंथ का आपको टोटल टाइम लगा 2018 की वैकेंसी पूरी होने में। मतलब आप लगभग 2.5 साल जो हैं, 2.5 साल में जॉब ले पाए। काफ़ी लंबा टाइम है। अब बात करते हैं हम अगली 2019 के प्रोसेस की। तो 2019 के प्रोसेस की अगर बात कर लें, 2019 के 20/9 में फॉर्म आए, मतलब कि सितंबर में। एग्ज़ाम डेट तो आपको पता ही होती है। तो स्किल टेस्ट में कितना टाइम लगा इसके, स्किल टेस्ट जो हुआ वो हुआ 7/4/2022। लेकिन इस बीच कोविड आ गया था, तो हम इससे कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तो इसका जो टाइम लगा, लेकिन वो स्किल टेस्ट में फॉर्म भरने के बाद वो कितना लगा आपको पता चल है, वो लगा 3 महीने वो, और 20, 21, 24 और 3 27 और 4 31 मंथ, 2.5 साल लग गए। बाप, 2.5 साल लग गए मतलब स्किल टेस्ट होने में।
कमाल है भाई। फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है इसका, 2022 में आया है। तो भाई सही में यार मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। तो 2020 वाली वैकेंसी, इसमें जो आपका फॉर्म आए थे 10/10/2020 को आए थे। और स्किल टेस्ट की जो डेट है वो 20 जून 2022, लगभग 2 जो ईयर हैं उसका टाइम इसमें भी लग चुका है, आप देख सकते हैं। तो 2 साल का टाइम इसमें भी लग चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जिस दिन फॉर्म फिल करोगे उससे 1 ईयर का टाइम मानकर चलिए स्किल टेस्ट का। और ये अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। और बहुत ही जल्द स्टेनो जो ग्राफर हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, उनके भी इंटरव्यू लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे इसी चैनल पर। और जो सेलेक्टेड हो चुके हैं स्टेनो और जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है लेकिन अभी उन्हें जॉइनिंग नहीं मिली है, उनके भी इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। उनसे आपको ये पता चलेगा कि आप स्किल जो स्टेनो है वो कितने टाइम में, शॉर्ट हैंड जो है वो कितने टाइम में सीख सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी आपके पास 3 मंथ तो ये हैं। तो अगर आप अभी शुरुआत करते हैं शॉर्ट हैंड सीखने की तो आप कवर कर सकते हैं इसको, एग्ज़ाम को। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं सीजीएल के स्टूडेंट हैं और आप उसके बाद सीख लेंगे स्टेनो, तो ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देख लीजिए आप, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको स्टेनो नहीं आती है और आप किसी और एग्ज़ाम पर फोकस कर रहे हैं, अभी स्टेनो नहीं सीख रहे हैं, तो प्लीज़ उन स्टूडेंट का हो सके तो एग्ज़ाम ना दें। इससे कट ऑफ इंक्रीज़ होगी और जो ले सकते हैं, जो कैपेबल हैं इसके, वो शायद नहीं ले पाएंगे जॉब। बाकी मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि जिसमें दम होगा वो ले ही लेगा। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाल बटन जो सब्सक्राइब का है वो आप दबा सकते हैं। उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, उससे हम मोटिवेट होंगे आगे भी आपको ऐसी जानकारी देने के लिए। और हमेशा इस चैनल पर आपको एक अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।